हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एस एन ए लेवल फिजिक्स का पेपर। पेपर वन मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू पेपर। मई जून 2025 9702/12। 1 घंटा 15 मिनट का ये पेपर होता है। अब कैलकुलेटर नंबर, पहले कैलकुलेटर नाम आपने हमेशा ये याद रखना है। एमसीक्यूज के पेपर के लिए आपको ये लिखना है, और जो भी आपका यहाँ कैलकुलेटर इस्तेमाल होगा आपने वो यहाँ चीज़ें ये लिखनी है। कैलकुलेटर का नेम और सेंटर नंबर, कैंडिडेट नंबर जो आप लिखते हो। अब पहले सवाल में आओ। ये आपके पास डेटा और फॉर्मूले गिवन है थोड़े से। देन आपके पास पहला सवाल, आपके पास वो क्या फरमा रहे हैं। हाँ जी भाई, पहला सवाल आपके पास क्या है। पहला सवाल आपके पास वो कह रहे हैं कि व्हाट मस्ट ऑल फिजिकल क्वांटिटीज है। अब उनके पास होनी है दो चीजें जरूरी। एक होती है उनके पास मैग्नीट्यूड होना जरूरी है, एक उनके पास यूनिट होना जरूरी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की बात की है, किसी और की उसने बात अभी नहीं की। फिजिकल क्वांटिटी के पास ये दो चीजें होना जरूरी है, तभी एक फिजिकल क्वांटिटी पूरी डिफाइन होती है। ओके। डायरेक्शन मैग्नीट्यूड हमारे पास वेक्टर या स्केलर की अभी हम बात नहीं कर रहे। अब वो कह रहा है कि मेरे पास, अब मैंने आपको दिया है 0.25 किलो किलो न्यूटन। 0.25 किलो पर मिलीमीटर स्क्वायर। ओके। उसको अगर हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। उसको एक्सप्रेस करने का एक सिंपल तरीका ये है कि आप पहले इसको लिख लो। लिखोगे कैसे, 0.25 किलो होता है 10 की पावर 3। ओके। डिवाइड बाय कर रहे हैं हम। आप डिवाइड क्या है, मिलीमीटर है, छोटा है आपका करता है मिलीमीटर, इंटू 10 की पावर -3। स्क्वायर है तो हमने यहाँ स्क्वायर कर देंगे, मिलीमीटर स्क्वायर है। अगर मिलीमीटर होता सिंपल तो हम नहीं करते। ये हमारे पास आएगा 0.25 इंटू 10 की पावर 3 ओवर 10 की पावर -6। अब ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर 3 माइनस 6। ये हो जाएगा 0.25 इंटू 10 की पावर हाउ मच 9। ठीक है, 0.25 इंटू 10 की पावर 9। अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकता हूँ, 25 इंटू 10 की पावर 7। इसी चीज़ को मैंने 25 इंटू 10 की पावर 7 लिख दिया है, क्योंकि इसमें 0.25 तो हम कर नहीं सकते। अब इसमें हमारे पास ए रॉन्ग है, बी भी रॉन्ग है। सी हमारे पास कितने हैं, 340 गलत, 36770 सही। ये हमारे पास सिर्फ करेक्ट आंसर है इसका। ओके। हाँ जी भाई, नेक्स्ट आपके पास है, स्टूडेंट कैलकुलेट्स डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड स्टील क्यूब। क्यूब की बात हो रही है, डेंसिटी की बात हो रही है। मास उसने आपको दिया है, उसका ये मास है। और उसकी जो लेंथ है, एक साइड की जो लेंथ है उसके आप उसने आपको वो भी दे दी है, उसकी अनसर्टेनिटी भी दे दी है। डेंसिटी उसको चाहिए स्टील की। डेंसिटी का पहले हमने फॉर्मूला आराम से लगाना है। रो इक्वल्स टू एम ओवर वी होता है। ठीक है, मास उसने दिया हुआ है, अभी ग्राम्स में है, ग्राम्स में ही सही है। 975 ओवर 50। अब 50 यहाँ सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो अब 50 मिलीमीटर में हमारे पास कितने 5 सेंटीमीटर होंगे, और उसका अब हमने फिर क्या कहते हैं क्यूब भी लेना है, क्योंकि लेंथ की है। ठीक है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब फॉर ए क्यूब। ठीक है, एल हमारे पास अभी क्या है 5 सेंटीमीटर, 7.8 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने अनसर्टेनिटी के लिए हम क्या चीज़ करेंगे, अनसर्टेनिटी के लिए हमने करना है परसेंटेज रो इक्वल टू परसेंटेज एम प्लस परसेंटेज वी। ठीक है, तो अब वी हमारे पास होता है 3। वी होता है हमारे पास एल क्यूब के बराबर। ठीक है, तो परसेंटेज वी हमारे पास हो जाएगा 3 परसेंटेज एल के बराबर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3 परसेंटेज एल। ठीक है, परसेंटेज रो हमने कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास आएगा, मास कितना है हमारे पास। पहले हम डेल्टा वो करते हैं ना, डेल्टा एम ओवर 975 मास प्लस 3 इंटू हाउ मच। हमारे पास है वो कन्वर्ट करने की अभी जरूरत नहीं है, वो खुद ही कट आउट हो जाएंगे। ठीक है, 1/50। ठीक है, अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, लेट्स कैलकुलेट। 10/75, 10/975 प्लस 1/50। ठीक है, दिस इज द वैल्यू 0.07। ठीक है, ये आ रही है 0.07। अब इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा हाउ मच, 7%। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू बी। ठीक है, हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, बी। 7% इज अनसर्टेनिटी और 7.8 हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब अब वो कह रहे हैं कि भाई मुझे बताओ, होमोजेनस का सवाल आ गया। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 पाई। ठीक है, एल ओवर जी। अब इसमें एन हाउस एल लेंथ है और जी हमारे पास एक्सेलरेशन है। ओके, इसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। क्या मतलब, टाइम पीरियड का, पहले तो टाइम पीरियड का क्या होता है, यूनिट सेकंड। एल का यूनिट होता है हमारे पास, ऐसा यूनिट की बात की है, मीटर। और जी हमारे पास एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ एन। अब यहाँ सेकंड आ गया, 2 पाई कॉन्स्टेंट है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। 2 पाई इज अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट के यहाँ यूनिट नहीं। एल ओवर जी। ठीक है, एल हमारे पास मीटर है। ओके। जी या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा इधर, ये इससे कट जाएगा, और इधर की पावर आ जाएगी एन। ठीक है, तो अब ये एस को अगर मैं कहूँ तो ये आ जाएगा एस इज इक्वल टू जीरो। एस ऊपर एस जीरो है, तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर की पावर एन। ओके, तो अब वन, अब एस वन इक्वल टू S2N। ठीक है, अब यहाँ एस एस कर जाएंगे तो 1 इक्वल टू 2N
एन आ जाएगा हमारे पास 1/2 के बराबर। इसका आंसर आ जाएगा फिर बेटा सी। ओके भाई। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल हमारे पास बेटा गिवन है कि रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए, अब आपके दिमाग में है ना, फॉरन आपको पता होनी चाहिए। कैन बी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड, ठीक है। पल्स ऑफ रेडियो वेव इज emitted फ्रॉम द surface ऑफ अर्थ, ओके। पल्स ऑफ रेडियो वेव इज emitted, ओके। रेडियो वेव्स की पल्स एमिट हुई है। अब ये रिफ्लेक्ट भी होगी, द पल्स रिफ्लेक्ट्स फ्रॉम द surface ऑफ जुपिटर, अच्छा जुपिटर के surface से रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है भाई। एंड डिटेक्टेड अगेन एट अर्थ, अच्छा। अब ये टाइम बिटवीन emitting एंड रिसीविंग पल्स उसने बता दिया। ये एको का सवाल है, आपको सवाल पढ़ते ही आपको समझ आनी चाहिए। इसको अगर मैं ड्रॉ भी कर दूँ, ये हमारे पास एक अर्थ आ गया। ठीक है, इसको, ये हमारे पास अर्थ है, और ये हमारे पास क्या कहते हैं, जुपिटर आ गया। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, यस। ये जुपिटर आ गया। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इधर से इसने एक पल्स फेंकी, ठीक है, ये एक पल्स जा रही है, और इसके पास जो टाइम आया है, ठीक है, वो अभी उसने इसका नहीं बताया। उसने कहा क्या है, यहाँ से ये आई है, इमिट हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई है, और फिर इसके पास पहुंची है। तो ये जो टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम जो लगा है ना, उसको लगा 3960 सेकेंड्स। ठीक है, मतलब यहाँ, इसको समझो, यहाँ से यहाँ आने में जो टाइम लगा है वो इतना है। तो अब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? 3960 का हाफ, ठीक है। अब वो कितना होता है? 3960 का हाफ कैलकुलेटर में आपके पास होना चाहिए हर वक्त, हाथ में कैलकुलेटर होना चाहिए हर वक्त। 3960 इज 1980। 1980 आपके पास आ रहा है यहाँ से इधर जाने का टाइम। 1980, 1980, और यहाँ भी आपके पास आ रहा है 1980 सेकेंड्स। ओके। उसने कहा मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो एको का पहले तो आप ये इस तरह भी कर सकते हो कि अब मेरे पास यहाँ, आप देखो यहाँ टाइम आ गया मेरे पास। स्पीड मुझे पता है कितनी होती है, 3.0 × 10⁸ और फिर हम आराम से कर सकते हैं कैलकुलेट। ये भी फॉर्मूला है। एक है, अगर आपने ये टाइम को हाफ नहीं करना, ठीक है, जैसे अभी मैंने किया कि टाइम को मैंने हाफ कर दिया, आपने नहीं करना, तो आप इसको दूसरा फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो। वो वाला फॉर्मूला आपके पास कौन सा है? तो फेमस V = 2D/T। ठीक है, तो आपके पास V कितना है? 3.0 × 10⁸ 2D हमारे पास हमने ढूंढना है, 2D आ गया हमारे पास। ओवर टाइम हमारे पास कितना है? टाइम हमारे पास 3960, 3960। अब आप जब ये करोगे तो आपके पास डी की वैल्यू आएगी हाउ मच? 5.94 × 10⁻11 मीटर। मैंने ये मीटर में ली है स्पीड। ठीक है, अब इसको मैं किलोमीटर पर करूंगा तो 10⁻³ माइनस हो जाएगी, तो ये देगा 5.94 × 10⁻³ किलोमीटर्स। ठीक है, आपके पास ये आएगा ए आंसर। ठीक है, इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपके पास बेटा है, वो कह रहे हैं कि भाई ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ कार। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें बता दिए, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अब ये आपको बेटा पता होना चाहिए कि ये जब यहाँ हो, ये कांस्टेंट ग्रेडियंट, ग्रेडियंट क्या है इसका? कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ जीरो ग्रेडियंट मतलब एक्सेलरेशन इसकी जीरो है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है, कांस्टेंट स्पीड पे, और यहाँ आपके पास जाएगा ये डिसेलरेट कर रहा है, कांस्टेंट डिसेलरेशन है, कांस्टेंट ग्रेडियंट पे ये डिसेलरेट कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट ग्रेडियंट है, और नेगेटिव ग्रेडियंट है, मतलब डिसेलरेशन हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब उसने कहा कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? सही स्टेटमेंट देखिए, कार एक्सेलरेट फॉर 2 सेकंड्स। बात इसकी सही है कि कार जब एक्सेलरेट कर रही है 2 सेकंड तक। अब देन स्टॉप्स फॉर 4 सेकंड, ये भी बात सही है। अब देन रिवर्सेस, रिवर्स तो नहीं कर रही भाई, वो डिसेलरेट कर रही है, ये गलत स्टेटमेंट है। द कार एक्सेलरेट्स एट 12 फॉर 2 सेकंड्स, अच्छा देखते हैं, 2 सेकंड्स के लिए वो एक्सेलरेट कर दिया एट 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। लेट्स कैलकुलेट 12 - 0/2 - 0 विच इज 12/2 विच इज 6। गलत, ये गलत स्टेटमेंट है। दो The car was at the distance of 36 meters in the first 4 seconds. Let's calculate, इसको अगर हम देखते हैं कैलकुलेट करके कि फर्स्ट 4 सेकंड से ये हमने एक लाइन लगा दी। ए और बी की जो स्टेटमेंट है वो तो गलत होगी, हमने ये कर दी है कि ए और बी की स्टेटमेंट है गलत। ए सी जो हमने कर रहे हैं कि ए और बी अगर इन्हें एरिया को कह देते हैं और ए का एरिया कैलकुलेट पहले करते हैं, वो आएगा 1/2 × 2 × हाउ मच हाइट इज 12। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 12 हाइट। और बी हमारे पास आएगा 2 × द हाइट विच इज 12 विच इज हाउ मच 24। अब 24 + 12 अगर मैं ए प्लस बी करूँ तो वो हो जाए 24 + 12 विच इज इक्वल टू 36। 36 मीटर हमारे पास आंसर आएगा इसका सी। ओके, सी इसका आंसर आएगा। सॉलिड ऑफ मास आम मास 1 kg फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स इन वैक्यूम। वैक्यूम का जब आपके पास लफज आ जाए, आपने क्या करना है? A = G। ठीक है, अगर फ्री बॉडी वो कर रही है, अगर कोई उसमें मास, कोई फोर्स एग्जेट नहीं कर रही है, एक्स्ट्रा फोर्स को एग्जेट नहीं कर रही। अभी हमने किया मास, मास उसका 1 kg है, ठीक है, फॉल कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स।
ओके, मतलब स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, जब उसकी स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड हो तब उसके बाद एक कांस्टेंट फोर्स उसकी 15 न्यूटन की अप्लाई हो जाती है, और जो कि वो होती है वर्टिकली अपवर्ड्स। ओके भाई, व्हाट इज द स्पीड, स्पीड चाहिए उसको 2 सेकंड्स बाद आफ्टर द एडिशनल फोर्स स्टार्ट। ओके भाई, पहले हम लेट्स सी हो क्या रहा है। उसने कहा है पहले एक हमारे पास एक मास है, इसका है 1 kg, इसका मास है, मास जो है 1 kg है, और ये आपके पास डाउनवर्ड्स फॉल कर रहा है, तो इसके बाद अभी ए की वैल्यू इसकी जी के बराबर है, विच इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ओके, अब उसने कहा है कि अब मैं डाउनवर्ड्स को पॉजिटिव ले रहा हूँ यहाँ, अपवर्ड्स को नेगेटिव ले रहा हूँ, ठीक है। अब वो कहता है कि मुझे एक नीचे, नीचे जब वो गिर रहा है, ठीक है, तो जब उसकी स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो उसके पास डाउनवर्ड्स तो उसकी फोर्स है, विच इज कितनी 9.81 न्यूटन, 9.8 न्यूटन है ना, ठीक है। अब इसकी नीचे है 9.8 न्यूटन, पॉजिटिव में ले रहा हूँ। ऊपर जब मैं अगर कोई फोर्स लगाऊंगा, ऊपर जो फोर्स लग रही है 60 पे, इसके बाद ऊपर फोर्स लगने शुरू हो गई है, उसको मैं अब नेगेटिव लूंगा, ठीक है। ऊपर बल्कि अगर ऊपर ले रहे तो होगा, लेकिन कैलकुलेशन में मैं नेगेटिव लूंगा। ऊपर की फोर्स अब है हाउ मच, 15 न्यूटन, ठीक है, 15 न्यूटन ऊपर की फोर्स है। अब अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊं, रिजल्टेंट फोर्स 9.8 -50 न्यूटन, ऊपर मैंने अभी क्या है, ऊपर जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। 9.8 -15 न्यूटन, मास इसका कितना है 1 × ए। अब उसको ए तो चाहिए नहीं, उसको चाहिए स्पीड चाहिए, ठीक है, और हमारे पास टाइम भी है, स्पीड भी है। अब हमारे पास आ गया 9.8 - 50। अब इसको अगर मैं करूँ 9.8 - 50 करें कितना होता है, 9.8 - 50, दिस इज -40.2, -40.2 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन होती है हमारे पास v - u/t। आप अगर मैं करूँ कि -40.2 इक्वल्स टू वी हमारे ढूंढना है, और स्पीड डाउनवर्ड है ना, अब देखो ये भी देख लो। अब मैंने कहा है डाउनवर्ड जब वो गिर रहा है, ठीक है, इधर जब वो डाउनवर्ड गिर रहा है, तब इसकी भी जो स्पीड मैं कहूँगा वो कोई स्पीड इसकी होगी, ठीक है। अब यहाँ इधर जब इसकी स्पीड डाउनवर्ड गिर रहा है, तब इसकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी जब मैं कहूँ 60 है। अब ऊपर जो भी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव में होगी, ठीक है, ये अभी बात आपको है, ऊपर नेगेटिव है, v - 60 डाउनवर्ड में ले रहा हूँ पॉजिटिव, v - 60/2, ठीक है। अब इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो हमारे पास आएगा -40.2 × 2 + 60, ये आएगा -20.4 मीटर पर सेकेंड। अब इसका क्या मतलब है, ठीक है, वेलोसिटी इसकी आई है -24.4 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऊपर की तरफ वेलोसिटी है इसकी, ठीक है। तो अब हमारे पास जो दो सिग्नल फिगर में आपके पास जो आंसर आएगा स्पीड का, वो आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट सवाल आपके पास। नेक्स्ट सवाल आपके पास बेटा है कि अगर एक स्टोन का आपने अपवर्ड थ्रो किया है, और इट फॉलो द कर्व पाथ, ठीक है, पैराबोला आता है, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लफ्ज, एंड यू नीड टू अंडरलाइन एंड देन immediately write a is equals to g, which is equals to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, why does the path have this shape? अब इसके बाद ये शेप क्यों होती है, जब एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल होती है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं होती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो होती है कांस्टेंट, वो होती है वो उसी स्पीड के बराबर होती है जो कि आपकी एक्स में आपकी इनिशियल स्पीड होती है, जो कि होती है कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट पूरी पाथ में। जो आपके पास एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल हो, तो आपके पास पूरे पाथ में जो पैराबोला होते हैं, जो वेलोसिटी होती है बॉल की, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट होती है। एफ वाई जो है आपके पास वो किसके बराबर होती है, वो होती है वेट के बराबर। ए वाई आपके पास किसके बराबर होती है, जी के बराबर। और आपके पास जो वेलोसिटी ऑफ वाई है, इसलिए आपके पास वो क्या होती है, कॉन्स्टेंटली चेंज कर रही होती है, जिसको मैं अगर वैसे कर लूँ, चेंज कर रही होती है, ठीक है। चेंज जो होते हैं वो जो ग्रेडियंट्स का वो कांस्टेंट होता है, क्यों, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, वो जी के बराबर होती है, ठीक है। वो ऊपर जाएगा तो -g, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आएगा तो +g। अब क्या इसमें कौन सी लिखी है बात, इसमें लिखी हुई है बात स्टोन एज ए कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर मैं इसका ए तो गलत है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन उसकी जीरो है। कांस्टेंट वर्टिकल वेलोसिटी, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है तो सही, जीरो कांस्टेंट रह रही है, जीरो ही है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं है। और कांस्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन, हाँ जी, अभी मैंने कहा है कि वो किसके बराबर है, ए के बराबर, जी के बराबर। ए जो ए वाई है वो किसके बराबर है, जी के बराबर। A rocket engine ejects 90 kg of exhaust gas, okay, ejects 90 kg of exhaust gas per second, एक सेकेंड में वो 90 kg एग्जॉस्ट गैस कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ दिस, उसकी वेलोसिटी भी गिवन है, इज द फोर्स। फोर्स क्या होती है, आप कहोगे फोर्स इज रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू ma। अभी जो फोर्स की डेफिनेशन आप पढ़ते हो वो आपको ये याद होनी चाहिए कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम में चेंज होता है, एफ इक्वल्स टू Δ mv/t, ठीक है। अब या तो वो एम में चेंज आएगा या तो वो वी में चेंज आएगा, Δ mv/t। अब इसमें चेंज किस में आ रहा है,
इसमें चेंज आपके पास आ रहा है मास में, ठीक है। तो आपका आएगा 90 इंटू वेलोसिटी आपके पास कितनी है 190। आपके पास फोर्स आएगी तो फोर्स आपके पास आएगी हाउ मच 17 किलो न्यूटन, ठीक है। इंटू 10 की पावर 3 आएगा, मतलब 17 किलो न्यूटन आएगा। अब नीचे जो इसके सवाल है वो आपके पास फरमा रहे हैं कि भाई मुझे बताओ, जो स्टेटमेंट सही नहीं है उसने बोल्ड किया हुआ है इलास्टिक कोलिजन के बारे में। इलास्टिक कोलिजन में क्या चीज़ कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, ये स्टेटमेंट सही है। टोटल काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस कर जाती है नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है इन इलास्टिक में, और इन इलास्टिक में कंजर्व नहीं रहती। टोटल इनर मोमेंटम कंजर्व रहता है, हमेशा कंजर्व रहता है ये, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट है। गलत स्टेटमेंट हमने देखनी थी, तो इसका आंसर सी है। अकॉर्डिंग साइकिलिस्ट इज राइडिंग एट ए कांस्टेंट स्पीड, उसकी स्पीड कांस्टेंट है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ व्हाट इज द इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक इसको अगर हमें अंडरलाइन कर लो, पहले इसकी स्पीड कांस्टेंट है, पहली बात मतलब जीरो एक्सेलरेशन। न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक व्हाट इज द इक्वल एंड ऑपोजिट बैकवर्ड्स पुश, मतलब बैकवर्ड फोर्स कौन सी होगी ऑन द बैक व्हील ऑफ द रोड। रोड के बैक व्हील पे कौन सी बैकवर्ड पुश होगी, बैकवर्ड फोर्स होगी कौन सी। अब देखो, अगर मैं यहाँ एक रोड बना दूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ एक टायर बनाता हूँ इसका, ठीक है, ये इसका टायर समझ लो, और इसके बाद ऊपर आगे जिसकी फोर्स है, आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इसके बैकवर्ड भी तो फोर्स होगी ना, ठीक है। इसी पे लगेगी, दूसरे पे तो नहीं लगेगी, इसी पे लगेगी, ठीक है। तो अब द फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइक्लिस्ट, नहीं पेडल्स की भी यहाँ बात ही नहीं हो रही, तो ये गलत स्टेटमेंट है। द फोर्स पुश ऑन द रोड ऑन द बैक व्हील, द फॉरवर्ड पुश ऑफ द रोड, रोड जो लगा दी है, ठीक है, इधर एक थोड़ा सा नीचे करना था, ये जो रोड लगा दी है इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आप साइकिलिस्ट एक चीज लगा रहे हैं ना, साइकिलिस्ट एक चीज लगा रहे हैं, तो रोड साइकिलिस्ट जो टायर है, ठीक है, साइकिलिस्ट टायर पे लगा रहा है, तो मतलब टायर रोड पे जोर लगा रहा है, ठीक है। अब रोड टायर पे जोर लगाएगी, सिंपल बात है, ठीक है। अब द फॉरवर्ड पुश ऑफ द रोड ऑन द बैक व्हील, हाँ जी, ये बात आपके पास आएगी, इसकी स्टेटमेंट आएगी बी। रिटेंशन ऑफ द साइकिल चेन, नहीं नेटवर्क नहीं, ठीक है, ये बातें बातें नहीं लिखनी। न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है, सेम टाइप ऑफ फोर्स होनी चाहिए। जो कंडीशन है न्यूटन थर्ड लॉ की वो भी आपने याद करनी है। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अब रेस्ट से रिलीज होता है, इसका मतलब आपने यू इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड करना है, ठीक है। अब एंड फॉल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ, एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं है, इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी की बात हो रही है। ये गलत है, वो जीरो से है ही नहीं। एक्सेलरेशन हमेशा जब भी इनिशियल से हो, इसकी इनिशियल एक्सेलरेशन हमेशा किसके बराबर होगी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की होगी, जी के वैल्यू के बराबर होगी, वो डिक्रीज करेगी अंटिल एक्सेलरेशन रीचेज जीरो। दिस इज द ग्राफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एंड यू नीड टू रिमेंबर दिस ग्राफ। जीरो कब होगी, तब ऑब्जेक्ट टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी रीच कर जाएगा, और उसकी एयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एन एम्प्टी कार इज मूविंग, एन एम्प्टी कार इज मूविंग, अच्छा कार एम्प्टी है, ठीक है, इज मूविंग along a horizontal track with constant velocity, zero acceleration, zero force, okay, resistive forces are negligible. This is a very important thing you need to consider. A heavy rock is dropped vertically, ठीक है, heavy rock is उसको फेंक दिया नीचे कार्ड पे, the card continues to move horizontally, ठीक है, continues to move, how does the momentum and kinetic energy of the card inside, ठीक है, how does the momentum kinetic energy of rock with the rock inside compare with the momentum of the empty card? What a beautiful concept he is asking. वो कह रहा है कि भाई मुझे बताओ, पहले तो जब कार्ड नहीं थी, पहले तो जब रॉक नहीं था, तब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 1/2 mv स्क्वायर के बराबर, और इसके पास जो मोमेंटम था वो था mv के बराबर। अब जब इसके पास एक आ गया है रॉक, एक रॉक इसके अंदर जो है वो आ गया है, अब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, और इसके पास जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा, ठीक है, मोमेंटम इसके पास क्या होगा। देखो, अब काइनेटिक एनर्जी की तो बात हम बाद में करते हैं, क्योंकि उसकी वेलोसिटी और मास दोनों इंक्लूडेड है। मोमेंटम की अगर हमने बात करी है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको पी आई कहता हूँ, और इसको मैं पी एफ कह देता हूँ, इसको भी आई कह लेते हैं, और इसको हम एफ कह देते हैं। अब क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम होगा, हमें ये बात पता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमेशा चलेगा, ठीक है। जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो यहाँ मैं लिखूंगा पी आई विच इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम हमेशा फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, इसके पहले अगर जो मोमेंटम था, ठीक है, वो बाद में भी मोमेंटम वही रहेगा, ठीक है। वो हाँ कि उसका मास, क्योंकि उसका मास ज्यादा हो गया है, अब उसका मास ज्यादा हो गया, उसकी वेलोसिटी कम हो गई है,
ये तो बात मानते हो ना कि इसका एक पहले उसका मास कम था, वेलोसिटी कम थी, वेलोसिटी ज्यादा थी। अब उसका वेलोस उसके पहले बात के मुताबिक अब इसका मास ज्यादा हो गया, अब लेकिन उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, लेकिन मोमेंटम वही रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब अगर मैं ये कहूँ तो फिर मैं ये कह सकता हूँ पी एफ इक्वल टू पी आई, मैंने ये कह दिया। ठीक है, पी आई इक्वल टू पी एफ मैंने ये कह दिया। अब मैं ये कह सकता हूँ कि पी आई का स्क्वायर भी जो है पी एफ के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, पी आई स्क्वायर इक्वल टू पी एफ स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर मैं सिंपल पी स्क्वायर भी कह दूँ, इसको भी मैं पी कह देता हूँ। अब मुझे ये बात बताए कि काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर की, ये ज़रा ज़रूरी चीज़ है, इसको हम करते हैं। अब हम काइनेटिक एनर्जी की यहाँ कैसे बात करें, हमारे पास तो मास बढ़ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, तो हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी की बात करने के लिए हमें कोई चीज़ कांस्टेंट लानी पड़ेगी। कांस्टेंट क्या चीज़ रहेगी, अगर मैं दोनों साइड्स को m से मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई बाय m, और m v स्क्वायर आ गया। अब m2 v स्क्वायर, अब ये mv क्या होता है, मोमेंटम नहीं होता। तो अब m, पहले भी ये देखो, m2 v स्क्वायर इक्वल्स टू एम वी का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू मोमेंटम का स्क्वायर, 2 KEM इक्वल्स टू पी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू P² / 2m, क्या ये मैं कह सकता हूँ। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी अब मैंने यहाँ कर दिया, इसको अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि काइनेटिक एनर्जी होती है P² / 2m के बराबर। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब मोमेंटम का स्क्वायर कांस्टेंट हो। तो जब मोमेंटम कांस्टेंट हो, ठीक है, इसका मतलब मोमेंटम का स्क्वायर भी जाहिर सी बात है कांस्टेंट है। जैसे हमने यहाँ कहा कि मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है, मोमेंटम का स्क्वायर भी हमेशा फिर कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये कांस्टेंट है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के, मास अभी ज्यादा हुआ है तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अब ये इसकी कौन सी स्टेटमेंट फिर सही है कि भाई मास ज्यादा होगा, मोमेंटम सेम रहेगा। इसको मैं दूसरे कलर से करता हूँ, मोमेंटम सेम रहेगा, मास उसका ज्यादा होगा, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। इसके रिप्लेसमेंट की असली जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा इसका सी आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास है वुडन ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी इन अ कंटेनर। एक वुडन ब्लॉक है, इसको स्टेशनरी हमने हेल्ड किया हुआ है वाटर के कंटेनर में, यूजिंग अ स्ट्रिंग। ओके, अब इज अटैच टू अ यूजिंग अ स्ट्रिंग इज अटैच टू बोथ वुडन ब्लॉक एंड द बॉटम ऑफ द कंटेनर। ओके भाई, तो वुडन ब्लॉक के पास मास m है, वॉल्यूम v है, वाटर की डेंसिटी रो है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज g, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ड्यू टू, वो कह रहा है टेंशन की फोर्स क्या है, उसकी वैल्यू बता दो। टेंशन की फोर्स की वैल्यू चाहिए। अब अगर मैं यहाँ फोर्सेस की बात करूँ तो यहाँ पहले तो इसकी एक आएगी, फर्स्ट कर लो, इससे दूर जा रही होगी टेंशन। ठीक है, टेंशन की फोर्स से दूर जा रही है, हमने एक टेंशन की फोर्स बना दी। और इसकी अगर मैं इसका वेट की बना दी तो इसकी वेट की भी ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, वेट की भी इसकी ऐसे आएगी वेट। ठीक है, मतलब mg कह देता हूँ मैं, mg। और ऊपर अगर मैं इसकी अपथरस की बना दूँ तो इसकी अपथरस की आ जाएगी। अब अगर मैं ये इसकी बनाऊँ तो ये आएगा U - T - mg इक्वल्स टू व्हाट, द मास ऑफ द ब्लॉक विच इज ma। अब ma, m की वैल्यू पता है, एक m का हमें पता है a क्या होगा यहाँ। अब वुडन ब्लॉक, अभी यहाँ क्या लिखा है, वुडन ब्लॉक इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का क्या मतलब है, रेस्ट पे है, v = 0। यहाँ आपको ये लिखना भी चाहिए, v आपके पास 0 है। ठीक है, जब v 0 है तो जाहिर सी बात है आपके पास एक्सेलरेशन भी आपके पास 0 होगी। ठीक है, तो अब थ्रस्ट -3 -t इक्वल -mg = 0। अब अगर मैं इसका करूँ टी को सब्जेक्ट बनाऊँ तो टी आता है हमारे पास टी अपथरस माइनस एम जी, अपथरस माइनस एम जी विच इज इक्वल टू ρ g v - mg, ρ g v - mg विच इज डी आंसर। आगे चलो, स्क्वायर ऑफ साइन ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, डेंसिटी इसकी यूनिफॉर्म है। ठीक है, ओके, एज मास दिस यूनिफॉर्म है, मतलब मास सेंटर ऑफ मास पे इसका सारा मास है। साइन इज सपोर्टेड बाय अ हिंज, जिसको हम पिवट बोलते हैं। अब द फ्रिक्शन सो दैट साइन हैंग्स फ्रॉम इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे है वो। टोटल एंगल क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट। ओके, व्हाट इज द मोमेंट अबाउट द हिंज ऑफ द वेट। अब इसका सिंपल बात है, वो मोमेंट का कह रहा है। अब मोमेंट का कह रहा है तो ये घूमेगा कैसे, ये तो इस तरह घूम रहा है। ठीक है, क्यों, अगर इसके मैं वेट डायग्राम बना दूं, इसका इसके सेंटर पे इसका फर्स्ट कर लो, इसका वेट होगा। और इसका यहाँ से अगर मैं करूँ, ये हो जाएगा फिर आपके पास W क्या, W cos 15। और ये आपके पास हो जाएगा W sin 15। ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ अगर, ये हो जाएगा फिर आपके पास, इसको मैं इधर कर लेता हूँ, W sin 15। ठीक है, ये इसका एंगल आ जाएगा इसका 90 डिग्री। और ये जो इसके बाद होगा डिस्टेंस, ये आपके पास हो जाएगा 0.43 मीटर्स। ठीक है, तो इसका जो मूवमेंट अगर मैं करूँ तो आएगा 0.43 इंटू W sin 15, 0.43 इंटू
मास है 2.4 इंटू 9.8 इंटू साइन 15। अब इसका अगर हम करें कैलकुलेट, इसका इसका आंसर है ए। नेक्स्ट चलो। सबमर्ज एक ब्लॉक है, सबमर्ज हुआ है वर्टिकली इन टू फोर डायग्राम्स ऑफ व्यूड। अच्छा, अब वो फोर्सेज आर इक्वल, फोर्सेज एक्सर्टेड फोर्सेज का बताना है। ठीक है। अब पहला ए, ए सीम्स करेक्ट। ठीक है, ए सही लग रहा है क्योंकि ये कम है, इधर इसके बराबर ही है ना ये। एरो देख रहे हैं यहाँ, एरो ये है तो इसके बराबर होनी चाहिए, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। ये भी गलत है। बी में एरो ही नहीं साइड में, ये गलत है। अब जो प्रेशर होता है ना, वो होता है रो जी एच। ठीक है, तो अब जो एच मतलब जितना ज़्यादा एच होगा उतनी ज़्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू फोर्स, प्रेशर इंटू एरिया। हाँ जी, प्रेशर आपका होता है फोर्स इंटू एरिया, फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, अब इसका मतलब ये सही है। इस पर ये बढ़ रहा है हाइट से, हाइट जितनी ज़्यादा उतनी ज़्यादा फिर प्रेशर भी हो रहा है, उतनी ज़्यादा फोर्स भी लग रही है। ए आपके पास सही आंसर है। सी, डी में तो ये कांस्टेंट है, एरोस तो ये गलत है। और डी में, सी में आपके पास ये बहुत छोटा है, ये इसके बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसके भाई बराबर होने चाहिए मिनिमम, उसके बाद फिर ये बढ़ने चाहिए। नेक्स्ट सवाल, डायग्राम शोज अ कपल। अब कपल फोर्सेस क्या होती है? ठीक है, कपल फोर्सेस दो डायरेक्शन में, दो डिफरेंट जगह में फोर्सेस लग रही है और उनका जो मैग्नीट्यूड है फोर्सेस का वो इक्वल है। ठीक है, ये होती है आपके पास कपल। अब यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी फोर्स है, जैसे इधर अभी इन दो डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही है, एक ऊपर है एक नीचे है, और बीच में इनका डिस्टेंस फर्स्ट टू डी है। तो इसमें जो मोमेंट हम कैलकुलेट करेंगे, मोमेंट इसका आएगा एफ इंटू डी। ठीक है, टॉर्क या मोमेंट इसका आएगा एफ इंटू डी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेज, यस ये आपका पास सही आंसर है, इसका आएगा बी। अ बॉल ऑफ मास ट्रेवल हॉरिजॉन्टली। बॉल है, इसके पास मास इतना है और वो हॉरिजॉन्टली स्पीड ट्रैवल करी है इतनी स्पीड से, इट्स अ क्वेश्चन कम्स टू रेस्ट। ठीक है, रेस्ट में कवर होती है डिस्टेंस ऑफ 0.2 मीटर्स। रेस्ट का मतलब होता है आपके पास जो स्पीड है इसकी वो जीरो हो जाती है, मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द वर्क डन, वो कह रहे हैं मुझे वर्क डन बताओ। वर्क डन बाय द क्वेश्चन ऑन द बॉल, वर्क डन आपके पास अभी यहाँ वर्क डन किसके बराबर आएगा, काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज आपके पास आएगा 1/2, एम हमारे पास है 1.2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। वी स्क्वायर हमारे पास कितना है, जीरो स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपके पास वर्क डन आएगा हाउ मच, -9/2, -9/2, 3 स्क्वायर, 9/2, -5.4। माइनस साइन शो के वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हमने अभी साइन से कंसर्न नहीं है, हमें अभी बस वैल्यू से कंसर्न है जो कि सी। अब द मास, ब्लॉक ऑफ मास इज पुश्ड कांस्टेंट वेलोसिटी। अगेन कांस्टेंट वेलोसिटी का लफ्ज ज़रूरी है, मतलब एक्सेलरेशन इसकी क्या है, जीरो। उसका मास है हमारे पास पॉइंट पी पे है एंड बॉटम इंक्लाइन पॉइंट क्यू है जो टॉप है। बुश इस बॉक्स इज पुश्ड एट द फोर्स ऑफ 64 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द स्लोप। ओके, द स्लोप इज इंक्लाइंड एट एंगल 20, एंगल हमें दिया हुआ है टू द हॉरिजॉन्टल एंड बॉक्स मूव्स टू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 5.8 मीटर्स। इज द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स का मुझे फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क डन चाहिए मुझे। पहले तो अगर मैं करूँ कि इनिशियल के ई इनिशियल, ठीक है, हमेशा ये याद रखना है, इनपुट प्लस आउट, इनपुट प्लस गेन, इनपुट प्लस गेन इक्वल्स टू आउटपुट प्लस लॉस। ओके, ये आपने इक्वेशन हमेशा याद रखनी है, इनपुट प्लस गेन इक्वल्स टू आउटपुट प्लस लॉस। अब अगर इधर में ये अप्लाई करूँ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये भी इक्वेशन याद रखनी है, प्लस जीपी इनिशियल प्लस वर्क डन बाय कोई भी, अभी जैसे अभी वर्क डन बाय बॉक्स कर लो, ठीक है, या कोई भी एक्सटर्नल जो वर्क डन प्रोवाइड कर रहा है, इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस जीपी फाइनल प्लस वर्क डन अगेंस्ट वर्क डन बाय फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्सेस। अभी यहाँ फ्रिक्शन कर लो। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या है, अब जो सिंस अभी करंट कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, जो इधर वेलोसिटी है वही इधर वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसमें कोई चेंज ही नहीं है। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर है। ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों इक्वल है, इसका मतलब दोनों कर सकते हैं। इनिशियल जीपी कितना है, जीरो। वर्क डन हमें अगर बात इनिशियल यहाँ से यहाँ तक अगर जो वर्क डन आ रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन जा रहा है, उसके बाद हमारे पास 64 जो है फोर्स है, और हमारे पास कितना है डिस्टेंस, कितना है उसने, डिस्टेंस हमने दिया नहीं है, डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। अब अगर फर्ज करो हमने पी से क्यू का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो पी क्यू हम करेंगे, हम पी जैसे साइन लगाते हैं साइन 20। ठीक है, साइन 20, सम पीपल हैव, ठीक है, पीपल 5.8 ओवर, यस ये आ जाएगा 5.8, ये नीचे आएगा, ये आएगा 5.8। ठीक है, तो पी क्यू हमारे पास आ जाएगा 5.8 ओवर साइन 20
ठीक है, यहाँ हम क्या रख सकते हैं फिर 5.8 ओवर साइन 20, विच इज इक्वल टू, इसका अगर मैं एफ कह देता हूँ अभी, प्लस जो फाइनल एम जी एच है, विच इज मास की तरह उसने मास हमें दिया हुआ 4.9 है, 4.9 इंटू 9.8 इंटू 5.8। ओके, अगर मैं इसको साइज छोटा कर लूँ इसका, 4 वर्क डन क्या आएगा, 4.9, ये जब हमारे पास एम जी एच आ जाएगा, एम जी एच पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पे। अब जब आप इसको करोगे, ठीक है, वर्क डन फाइन फ्रिक्शन से निकालोगे, ठीक है, इसको कैसे करना है, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और फिर हमने ये जो मल्टीप्लाई हो गए आंसर आएगा, इसको हमने वहाँ जाकर माइनस करना है। तो वर्क डन फ्रिक्शन हमारे पास आएगी 8110 जूल्स, ठीक है, बी हमारे पास आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट सिंपल सवाल, कोई एक्सप्रेशन की एफिशिएंसी यूजफुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट, सही आंसर है। नेक्स्ट चलो, स्टूडेंट इज अ कॉपर वायर, स्टील वायर विद इक्वल लेंथ, लेंथ इक्वल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल है, स्ट्रंग एंड टू आइडेंटिकल लोड्स, लोड्स का वेट भी इक्वल है, मतलब मास भी इक्वल है दोनों की, एक्सटेंशन एक्सटेंशन डिफरेंस आ रही है, एक्सटेंशन दोनों की जगह डिफरेंट है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन और यंग मॉडुलस में से कौन सी जो चीज़ें हैं वो इक्वल होगी। स्ट्रेस होता है आपके पास फोर्स अपॉन एरिया, तो आपके पास फोर्स, जब आपका स्ट्रेस अगर मैं करूँ, स्ट्रेस आपके पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ आपके पास आएगा वेट अपॉन एरिया। अब वेट भी इक्वल है, एरिया भी इक्वल है, तो स्ट्रेस जो है आपके पास वो है इक्वल, ठीक है, स्ट्रेस आपके पास है। स्ट्रेन होता है हमारे पास, ये एक्सटेंशन या चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, तो एक्सटेंशन है डिफरेंट आ रही है, तो स्ट्रेन इक्वल नहीं है। और यंग मॉडुलस होता है आपके पास एफ एल ओवर ए एक्स होता है, एफ एल ओवर ए एक्स, अगर मैं इसका वो लिखूँ, तो एफ भी आपके पास सेम है, एल भी सेम है, ए भी सेम है, एक्स डिफरेंट है। और स्ट्रेन आपके पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन भी होता है, लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो स्ट्रेस तो सेम है लेकिन स्ट्रेन डिफरेंट आ रहा है, इसलिए तो हम यहाँ कहेंगे कि भाई यंग मॉडुलस भी यहाँ डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, तो आपके पास जो सही आंसर आएगा वो आएगा सिर्फ डी, डी सिर्फ बराबर है। अब टू स्ट्रिंग्स एक्स एंड वाई जो है इलास्टिकली स्ट्रेच होते हैं, मतलब प्लास्टिकली डिफॉर्म नहीं होते, ठीक है। इलास्टिक द ग्राफ शो द वेरिएशन, ठीक है, एक्सटेंशन फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ बना दिया, कौन सी स्टेटमेंट सही है। व्हेन ईच स्प्रिंग इज गिवन सेम एक्सटेंशन, अगर मैं इसका और एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, फर्स्ट करो मैं इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर लेता हूँ, और इस तरह मैं करता हूँ कि यह जो हमारे पास आता है, ये हमारे पास 10 है, और ये हमारे पास है 160 हो जाएगा, ठीक है, 580 है तो 10 पे 160 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 किया। अब जब सेम एक्सटेंशन है तो एनर्जी स्टोर के लिए हम क्या करते हैं, ईपी, अगर मैं इसका करूँ एक्स का, तो ये आएगा 1/2 एफ एक्स, ठीक है, 1/2 एफ एक्स होता है, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 20 इंटू 10, विच इज इक्वल टू 20/2 10, वट इज इक्वल टू 100 जूल्स। इसकी अगर मैं ईपी करूँ, तो हमारे पास ईपी आएगा हमारे पास 1/2 इंटू 10 इंटू हाउ मच 160 था, ऊपर हो गया था वो 160 हो गया था, हमारे पास यहाँ 160 आएगा। अब ये आएगा हमारे पास 800 जूल्स, ठीक है, तो मतलब सेम एक्सटेंशन के लिए 8 दफ़ा, 8 टाइम्स इसमें एनर्जी स्टोर्ड है, इसमें 8 टाइम एनर्जी स्टोर्ड है इसके, अगर सेम एक्सटेंशन प्रोवाइड करें स्प्रिंग वाई में, तो इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, बी आंसर आएगा, ठीक है, सेम एक्सटेंशन है एनर्जी स्टोर्ड इन वाई 8 टाइम्स द एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स, ठीक है, सेम फोर्स अप्लाई करेंगे। यहाँ अगर मैं कर लूँ 80, तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया इधर भी, तो इधर भी हम मल्टीप्लाई बाय 4 अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 40, और यहाँ भी आपके पास आ जाएगा 80। तो 80/2 आपके पास करते हैं, आपके पास आता है 40, इंटू 40 करो तो आपके पास आता है 1600। तो ये आपके पास गलत आंसर आएगा, सी और डी से हमारे पास गलत आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ हमारे पास सेम फोर्स के लिए, 80 फोर्स के लिए अगर आपके पास करोगे, 80/2 कितना होता है आपके पास 40, 40 इंटू 5 कितना होता है आपके पास 200, ठीक है, तो गलत आंसर आएगा। The phrase describe the strain at the elastic limit on a stress strain graph, ठीक है, द स्ट्रेन कौन सा फेज आपका डिस्क्राइब करता है स्ट्रेन एट द इलास्टिक लिमिट ऑन स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, यंग मॉडुलस की बात हो रही है यहाँ। अब हुक्स लॉ की जब भी बात करें, हुक्स लॉ आपके पास कहता है एफ इक्वल टू के एक्स की बात करता है, और वो स्ट्रेस स्ट्रेन की बात नहीं करता, ठीक है। हुक्स लॉ जो आपका होता है वो किसकी बात करता है, तो फोर्स और एक्सटेंशन की बात करता है, उसका स्ट्रेस और स्ट्रेन से ताल्लुक ही नहीं, स्ट्रेस स्ट्रेन का ताल्लुक तो यंग मॉडुलस से है, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन क्या होता है, यंग मॉडुलस, ठीक है। तो अब इलास्टिक लिमिट की वो बात, इलास्टिक लिमिट वो पॉइंट है जिससे आगे अगर आप जाओगे तो आपकी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगी, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगी, आपकी चीज परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, वो अपनी ओरिजिनल लेंथ पे वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो अब वो क्या कह रहे हैं ना, मैक्सिमम स्ट्रेन बिलो विच डिफॉर्मेशन इज प्लास्टिक, नहीं अबव विच द मिनिमम स्ट्रेन अबव विच हुक्स लॉ प्रिवेल, द मिनिमम स्ट्रेन अबव विच डिफॉर्मेशन इज प्लास्टिक, इसका आंसर है डी, ठीक है। मिनिमम चेंज इन स्ट्रेन होता है आपके पास क्या, x/L, मिनिमम चेंज इन, वो मिनिमम वो रेशो, जहां अगर आप आगे उसके जाओगे तो उसकी जो डिफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, प्लास्टिक, ओके।
इसका आंसर हमारे पास डी। नेक्स्ट, teacher removes the turnable from microwave process of chocolate in the oven. She then switches the oven for a short time. A stationary wave is observed. That is a very important thing to notice. When the chocolate removed, teacher observes there are two sections, ठीक है, 6 centimeters apart with unmelted chocolate in between. ठीक है, each section of unmelted chocolate is located at an anti node. इसको अगर मैं कहूँगा एंटी नोड, ठीक है, स्पीड ऑफ माइक्रो हमें पता है, ये एंटी नोड, एंटी नोड, ठीक है। तो इसका अगर मैं इस तरह इसकी एक वेव बनाऊँ, ठीक है, इसकी इस तरह बनेगी वेव। और एंटी नोड के दरमियान अगर मैं इसकी वेव कंप्लीट करूँ ना, तो इस तरह बनेगी, एंटी नोड फिर एक नोड आएगा, फिर एंटी नोड, मतलब ये एक पूरी इसकी वेव बनेगी। तो इसके दरमियान ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, यहाँ भी ए आएगा, इसके ये जो पूरा डिस्टेंस है, इसको मैं लैम्डा कहूँगा, ये पूरी एक वेव बन रही है। लेकिन ये अभी पूरी वेव नहीं है, तो इसको मैं कहूँगा अभी लैम्डा ओवर टू। दो एजेशन एंटी नोड्स या दो एजेशन नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहेंगे लैम्डा ओवर टू। और एक एंटी नोड और नोड के दरमियान, जैसे अगर मैं यहाँ, इसका एक नोड होगा ना, इधर नोड होगा, अब इस दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, लैम्डा ओवर फोर। अब ये कितना है, 6 सेंटीमीटर के बराबर है। इसको अगर मैं करूँ तो जरा इसको मीटर में ही कन्वर्ट कर देते, क्या ख्याल है? ठीक है, तो इसको मीटर में करेंगे तो आएगा 0.06। तो लैम्डा हमारे पास आएगा हाउ मच, 12 सेंटीमीटर, विच इज 0.06 को मल्टीप्लाई टू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.12 मीटर्स। अब अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास स्पीड है इसमें, तो वी इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। इसको अगर मैं क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी उसको चाहिए, लैम्डा मेरे पास आ गया, तो 3.0 इंटू 10 की पावर 8 ओवर 0.12 करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी हाउ मच, 2.5 इंटू 10 की पावर 9 हर्ट्ज। 9 होता है गीगा हर्ट्ज, ठीक है, 9 होता है गीगा, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा सी। साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, पहली तो बात ये आपको पता होनी चाहिए, पोलराइज नहीं हो सकती, ये भी बात पता होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं होती। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स टू द राइट ऑफ द पार्टिकल्स इन द साउंड वेव, ठीक है, विच रिप्रेजेंट द सेंटर ऑफ कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन की यहाँ बात हो रही है, आपको हमेशा याद करना है। यहाँ आपके पास रेफ्रैक्शन होगा, यहाँ कंप्रेशन होगा, यहाँ रेफ्रैक्शन होगा, यहाँ कंप्रेशन होगा। यहाँ आपके पास इस तरह ग्राफ है, फिर यहाँ आपके पास इस तरह पार्टिकल्स कंप्रेस है एक दूसरे, एक बहुत करीब है, यहाँ आपके पास दूर है, और यहाँ पार्टिकल जो है एक दूसरे के बहुत करीब है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। ठीक है, कंप्रेशन चाहिए, डी पे रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट सवाल आपके पास मुझे लग रहा है डॉपलर से है, ठीक है, बजर एमिटिंग अ साउंड एट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी बजर की अभी अंडरलाइन कर लेते हैं। बजर की फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, ठीक है, अटैच टू स्ट्रिंग एंड रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। अच्छा ठीक है, लीनियर स्पीड ऑफ द बजर इज, स्पीड की, बजर की स्पीड भी दे दी है, फ्रीक्वेंसी भी दे दी है। स्पीड ऑफ साउंड हमारे पास यहाँ 340 है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एफ नॉट, उसको मैक्सिमम चाहिए। डबल इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? डबल इफेक्ट का फॉर्मूला होता है एफ नॉट इक्वल्स टू वी एफ, ठीक है, वी क्या, स्पीड ऑफ साउंड, वी प्लस माइनस वी एस। अब एफ नॉट जब मैक्सिमम होगा, इसका मतलब है कि उसके करीब आ रहा हो, ठीक है, मैक्सिमम में, जब मैक्सिमम मतलब करीब आ रहा हो ऑब्जेक्ट, और उसकी जो ऑब्जर्व वेवलेंथ है वो कम होगी, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, वी एफ ओवर वी माइनस वी एस, ठीक है, वी माइनस वी एस, ठीक है, टूवर्ड्स अब जा रहे हैं, कैसे, अगर ये इसके करीब जा रहा है, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरह बना लूँ, ये इस तरह अगर मैं टेंजेंट की डायरेक्शन में बनाऊँ, तो इस तरह कुछ बनेगा, यस, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, ये इस तरह, ओके, इसके करीब जा रहा है, कमिंग टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अब वी हमारे पास, अब वी हमारे पास कितनी है, 340 इंटू 846 ओवर 340 माइनस 25। एफ नॉट हमारे पास आएगा 9113 हर्ट्स। एफ नॉट हमारे पास आएगा 9113 हर्ट्स। पोलराइजेशन का सवाल नेक्स्ट है। Oof. Vertically polarized light of intensity I naught is incident normally on a polarization filter. ठीक है, I naught is the incident intensity, transmission x angle theta, theta to the plane of polarization, intensity of the light emitting after the filter is this। अच्छा ठीक है, अब हमें ये पता है कि a इक्वल्स टू ए नॉट कॉस थीटा, आई इज के ए स्क्वायर के, ठीक है, तो ये आ जाएगा मैलिसिस लॉ के मुताबिक आई इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर कॉस थीटा। अभी यहाँ आएगा आई नॉट ओवर थ्री, वो कह रहा है आई नॉट, और यहाँ भी आई नॉट है, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आएगा कॉस थीटा आएगा √1/3। आपके पास थीटा आएगा कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पॉजिटिव क्यों ले रहे हो, क्योंकि सिर्फ पहले क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। कॉस दूसरे नेगेटिव में, जब कॉस नेगेटिव हो जाता है, फिर वो 90 से बाहर की बात हो जाती है, वो 90 से बाहर की हम बात यहाँ नहीं कर रहे। तो यहाँ भी हम थीटा हमारे पास आएगा हाउ मच, कॉस इनवर्स ऑफ √1/3 करोगे, आपके पास आएगा वैल्यू 55 डिग्रीज। नेक्स्ट सवाल आपके पास है कि विच स्टेटमेंट कंपेयर्स द बिहेवियर ऑफ ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा भाई,
ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या कहते हैं, वो कह रही है ट्रेवल डिफेक्ट करती है, नहीं। आपके पास ट्रांसफर वेव भी करती है डिफेक्ट। ठीक है, वाटर वेव्स आपके पास जो होती है वो डिफ्रैक्ट करती है। और आपके पास लाइट भी डिफ्रैक्ट कर रही होती है। अब क्या कहते हैं, ओनली लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन ट्रैवल इन फ्री स्पेस, नहीं। आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स थोड़ी ना है वो। ओनली ट्रैवल कैन बी कोहेरेंट, गलत। ओनली ट्रैवल वेव कैन बी पोलराइज्ड, यस। ये सही स्टेटमेंट है, सिर्फ ट्रांसफर वेव पोलराइज हो सकती है और कोई भी वेव पोलराइज नहीं होती। ओके। लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं होती। अब स्टूडेंट यूजेस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। अब एक स्टूडेंट जो है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का इस्तेमाल करता है वेवलेंथ देखने के लिए फ्रॉम ऑफ अ विजिबल राइट फ्रॉम अ सोर्स। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के पास 300 टाइम्स पर मिलीमीटर है। इसका क्या मतलब है? पहले तो हमारे पास डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, आप जब भी आपने पढ़ना है आपने फॉर्मूला इसका लिख लेना, डी साइन थीटा एन लैम्डा। डी क्या होता है? डी होता है फ्रिंज सेपरेशन, ठीक है। और या अगर मैं इसको एन में लिखूं तो एन हमारे पास आएगा नंबर ऑफ लाइंस पर मीटर। अभी इसने कहा है 300 लाइन्स पर मिलीमीटर है। तो 300 लाइन्स है आपके पास 10⁻³ में। तो अब एक में कितना होगा? एक्स होगा, तो एक्स हम निकालेंगे। एक्स होगा हमारे पास 300/10⁻³ एक्स हमारे पास आएगा 300 ओवर। एक्स हमारे पास क्या होगा? एक्स हमारे पास होगा 300/10⁻³ विच इज इक्वल टू 300/10⁻³ विच इज 300 × 10⁻³ अगर मैं इसको इस तरह लिख लूँ, 300 × 10⁻³ यहाँ लिख देते हैं। आगे इधर आ जाते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1/, एन हमने फाइंड कर लिया ना। अभी एन जो एन था वही हमने फाइंड किया, 300 × 10⁻³। ठीक है, तो ये आएगा 1/, इसको अगर हम 1/, आंसर करें तो ये आएगा 3.33 × 10⁻⁻�6। 3.33 × 10⁻⁻6। एक लाइन पर ही मेरे पास ये सारी फंक्शन आ गई है, आगे वाली जो हमने फाइंड करनी है। फिगर में ये जाएगा थीटा, ठीक है, एन ईच अदर एंड ऑफ डायरेक्शन इंटेंसिटी मैक्सिमा, ठीक है। ग्राफ ऑफ एन अगेंस्ट साइन थीटा प्लॉटेड, ये आपने पढ़ा होना है और ये आपको पता होना चाहिए। इसका ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, वो कैसे करते हैं, यू शुड हैव स्टडीड इन योर नोट्स। द लाइन ऑफ योर बेस्ट फिट इज प्लॉटेड, ठीक है। और उसका जो ग्रेडियंट है वो जी है। ओ अच्छा, ठीक है भाई, सही। अब अगर मैं इसका करूँ वाई एक्सिस पे, अगर मैं यहाँ करूँ लीनियर लॉ से, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा होता है। ठीक है, तो अब यहाँ अगर मैं करूँ एन इक्वल टू डी ओवर लैम्डा साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा एक्स एक्सिस पे है, एन वाई एक्सिस पे है। अब डी ओवर लैम्डा हमारे पास मतलब क्या आएगा? ग्रेडियंट या लीनियर लॉ लग रहा है। वाई एम और ये एक्स है, ठीक है। एम क्या है? यहाँ ग्रेडियंट है, डी ओवर लैम्डा हमारे पास ग्रेडियंट है। इसके बराबर है जी के बराबर। डी डी की हमारे पास वैल्यू आई थी 3.33 इंटू 10⁻⁻6 ओवर जी विच इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा ही हमने ढूंढना है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई सी, इसका आंसर आ गया। टू वेव मीट, बट इज नॉट नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी वेव। कंडीशन की क्या कंडीशन है? सेम टाइप होनी चाहिए, सेम पीरियड होना चाहिए, सेम वेव होना चाहिए, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए। ये गलत स्टेटमेंट है, आगे चलो। लिस्ट ऑफ राइट ऑफ सिंगल वेव इंसिडेंट नॉर्मली नॉन डबल स्लिट, ठीक है। डबल स्लिट की बात आ रही है, डबल स्लिट का फॉर्मूला क्या होता है? डबल स्लिट का फॉर्मूला होता है ए एक्स इक्वल टू लैम्डा डी। लैम्डा क्या होता है, डी क्या होता है? स्क्रीन और स्टेट के दरमियान, स्क्रीन और डबल स्लिट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो उसको कह रहे हैं। ए क्या है? दो आपके पास स्लिट सेपरेशन है। एक्स क्या है हमारे पास? एक्स है हमारे पास वो डी से फ्रिंज सेपरेशन। एक्स यहाँ फ्रिंज सेपरेशन, ऊपर भी हमारे पास, ऊपर हमारे पास डी फ्रिंज सेपरेशन था। ओके, डायरेक्शन रेटिंग है। डिस्टेंस फ्रॉम डबल स्लिट उसने हमें क्या कहते हैं, डिस्टेंस दिया हुआ है डबल स्लिट और इसका, ठीक है। फ्रिंज सेपरेशन डी भी है, एक्स दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। डी दिया हुआ है उसने, एक्स दिया हुआ है उसने, कहा मैंने अब थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिए तो अब क्या इसका इफेक्ट आएगा। अब ये मुझे पता है एक्स इक्वल टू लैम्डा डी, बजाय इसके मैं ये करूँ तो मैं इसको डायरेक्ट कह सकता हूँ कि जो, हाँ एक्स की बात अभी, ए तो सेम है ना, अभी रखा है लैम्डा भी सेम रखा है इसने। एक्स को डायरेक्ट से प्रोपोर्शनल टू डी कह सकता हूँ, तो x1/x2 इक्वल टू d1/d2, ठीक है। d1/d2, अब x1 हमारे पास हाउ मच है? x1 उसने कहा है 1.8 मिलीमीटर, अभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, x2 हमने फाइंड करना है। d1 है हमारे पास 0.6। अब इसने यहाँ स्टेटमेंट इसलिए ये अंडरलाइन करनी है, डिस्टेंस ऑफ द डबल स्लिट इज इंक्रीज्ड। उसको इंक्रीज किया, हमने बढ़ाया है, ठीक है। तो 0.6 तो पहले था, 0.6 पहले था, 0.9 बाद में हो गया था। अभी आ जाएगा 0.6 प्लस 0.9 विच इज 1.5। x2 हम निकालेंगे हमारे पास मिलीमीटर में ही आएगा। ऊपर भी हमारे पास मिलीमीटर था, 0.6 ओवर 1.5, ठीक है। 1.8 ओवर आंसर विच इज 4.5 मिलीमीटर्स। ओके, 4.5 मिलीमीटर्स, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका सी। वायर इज मेड फ्रॉम अ कांस्टेंट रेजिस्टिविटी, उसका जो रो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ठीक है, रेजिस्टिविटी। अब देयर इज अ कांस्टेंट करंट, इसका करंट भी कांस्टेंट है, ठीक है भाई। अब पहली तो बात अगर मैं करूँ कि v इक्वल टू आई आर है, आई कांस्टेंट है तो v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू आर है, जिस जो आर के साथ होता है वही v के साथ होना जरूरी है, मतलब प्रोपोर्शनल जो है। अब पोटेंशियल डिफरेंस v की क्या बात करेक्ट है यहाँ। अब अगर मैं करूँ रो इक्वल टू, क्या होता है हमारे पास, रो इक्वल टू
RL/A। क्या ये बात है? ठीक है। अब रो कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं आर को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ये आ जाएगा R = ρA/L। अब आर के साथ वही होगा जो वी के साथ होगा, तो यहाँ मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A और L। इसको अगर मैं थोड़ी सी जगह बनाऊं कि इधर लिख लूं मैं यहाँ कि V R, क्योंकि इधर भाई ये देखो R जो है ना वो V के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। R डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A और L, तो V भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू A और L होगा। ठीक है, जो R के साथ हो रहा है वही A R के साथ हो रहा है वही V के साथ होगा। ठीक है। तो अब इसमें सही स्टेटमेंट क्या है? इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, सही स्टेटमेंट है आपके पास। डायरेक्ट डायमीटर डायमीटर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, डायमीटर के स्क्वायर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। कैसे? A = πD² /4। अब यहाँ अगर मैं कहूंगा तो यह आएगा πD² /4L। तो V दैट इज टू द स्क्वायर ऑफ डायमीटर। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। द आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री इलेक्ट्रिकल, ये ओहम्स लॉ है, ये कोई और है, ये भी कोई और है। ओबे ओहम्स लॉ आपके पास सिर्फ डी करता है। आगे चलो। हाउ मेनी रजिस्टर्स रजिस्टर, ठीक है। अभी कर में रजिस्टेंस दी हुई है उसने। उसने अब वोल्टेज भी दिया हुआ है, उसको चाहिए इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है। अब पहले तो मैं करंट निकाल लूँ। करंट हमारे पास होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस विच इज 4/200। ये आपके पास आएगा 0.02। अब अगर मैं करूँ कि I = Q/T होता है, टी इसने भी दिया हुआ है 0.02 = Q/4। तो आपके पास Q आएगा 0.08 कूलम्स। अब एक इलेक्ट्रॉन में आपके पास चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 एलिमेंट्री चार्ज। तो अब 0.08 में हमारे पास कितना होगा? एक्स। इसी एक्स को हमने ढूंढना है, एक्स इलेक्ट्रॉन होंगे। नहीं, पूरा लिख दिया। यहाँ 0.8 आएगा, यहाँ एक्स आएगा। ठीक है। एक्स इलेक्ट्रॉन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास ये चार्ज है, और उसका हम करेंगे 0.08/1.6 × 10⁻⁻19। ये आएगा 5 × 10⁻17। ये हमारे पास आएगा 5 × 10⁻17। हमारे पास इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट सवाल, एंड दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इलेक्ट्रिसिटी का द डायग्राम शो द सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल है जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 R। एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है। वन द वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसकी वेरिएबल की अभी 2 R डाली हुई है इसकी रेजिस्टेंस। उसका करंट है I1। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर ले। करंट जो है उसका I1 है। और फिर उसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है V विच इज V1। ओके भाई। द वेरिएबल रजिस्टर, अब उसका एडजस्ट किया है तो उसकी जो नई रेजिस्टेंस है वो आ गई है 4R। अब मुझे बताइए नया करंट और नया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। पहले अगर मैं करूँ, न्यू क्रिशॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है? क्रिशॉफ सेकंड लॉ कहता है बेटा E = I R+R। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो IR होता है हमारे पास V+IR। ये हमारे पास लॉस्ट वोल्टेज है, ये हमारे पास लॉस्ट वोल्टेज है। ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारे पास EMF है। EMF हमेशा कांस्टेंट रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। अब अगर मैं इसी की चीज को अगर लिखूं E करिए, E हमारे पास वही रहेगी। V हमारे पास कितना है? I1 है अभी ना, I1 I1 और हमारे पास I1। उसके बाद R हमारे पास कितना है? 2R है, आई थिंक सो। यस, 2R है। और फिर R है, 2R+R। अगर मैं E लिखूं तो हमारे पास E को अगर मैं सब्जेक्ट बनाऊं तो हमारे पास आता है 2R 3 अब आएगा 3I1R। ये हमारे पास आएगा E। ठीक है। अब इसी अगर मैं दूसरी जगह देखूं, इसको कहते हैं ब्लैक कलर से। ठीक है, ब्लैक आपके पास आएगा E = I2। ठीक है, इसको I2 कहते हैं। R2 अब यहाँ आएगा 4R+R। अब E = 5I2R। ये हमारे पास आएगा 5I2R। अब क्या क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3I1R। ये मैं सेम है ना, =5I2R। R से कट गया। अब मुझे I2 को सब्जेक्ट बनाना है तो I2 आ जाएगा हमारे पास 3/5I1 विच इज इक्वल टू I2 को मैं लिख सकता हूँ 0.6I1। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। ठीक है, 0.6I1। ओके, इसका आंसर पास आपके पास आंसर बन सकता है, या सी बन सकता है या डी बन सकता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने वी को देखना है। अब वी, पहले तो आप V1 आपके पास जो आपका, अगर मैं इस तरह करूँ, V1 कितना आपके पास आ रहा है? V1 आपके पास आ रहा है कितना? 2IR, 2I1R1। V2 आपके पास कितना आ रहा है? इसको ब्लू से करते हैं। V2 आपके पास आ रहा है कितना? 4I2 R। ठीक है, R1 नहीं आएगा, यहाँ R ही आएगा। ठीक है, तो अब I2 और I1 के दरमियान क्या है? अगर मैं I2 को जगह I1 लगा दूं तो ये आ जाएगा V2 4 × 0.6। I1R1 आ जाएगा तो ये आ जाएगा V1। ठीक है, I1R1 क्या आ जाएगा? I1R1 के नहीं, 4I2
तो अगर मैं यहाँ से टू, यहाँ टू ले लेता हूँ ना, इसको अगर मैं यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, इधर फिर मैं यहाँ V1 लिख सकता हूँ। V2 हमारे पास कितना है बेटा, V2 हमारे पास है 4I2 0.6, 0.6 I1 इंटू आर, ठीक है। अब फोर को यहाँ मैं टू कॉमन ले लेता हूँ, 0.6, 2I1 R1, 2I1 R। अब ये जो 2I1 R है ये किसके बराबर है, ये V1 के बराबर। इधर से फिर मैं कर लूंगा 2 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई बाई V1 इक्वल्स टू V2। ठीक है भाई। अब V2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.2 V1। ये भी आ गया, ये भी आ गया। हमारे पास आंसर आ जाएगा D। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, फोर टर्मिनल बॉक्स है, कनेक्टेड बैटरी, दो एमीटर्स है, करंट जो है आइडेंटिकल है, करंट सेम है, मतलब सीरीज में है। सीरीज में मतलब इधर या तो वायर होगी या कोई रजिस्टर होगा। रजिस्टर भी लगा दो, इधर भी लगा दो रजिस्टर, इधर भी लगा दो रजिस्टर। फर्क पड़ेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपके पास जो क्या कहते हैं, सीरीज में करना है ना, करंट को सीरीज में करना है, पैरेलल में नहीं करना। ये आपके पास गलत है, ये पैरेलल में ले जाएगा, कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। यहाँ भी गलत है। यहाँ तक अगर तारे भी हो जाती तो तभी काफी होता, लेकिन ये गलत है। यहाँ भी गलत, ये भी गलत, तो आपके पास आंसर है डी आ जाएगा। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ किस पे है, चार्ज पे। और क्या कहते हैं, ईएमएफ की बात नहीं है ये आपके पास। किरचॉफ सेकंड लॉ, द ईएमएफ इन अ लूप इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक सम ऑफ द प्रोडक्ट एंड करंट ऑफ द लूप अराउंड द लूप। ठीक है, ये आपके पास किरचॉफ सेकंड लॉ है, वो एनर्जी पे करता है। ये किरचॉफ सेकंड लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, अभी हमारे पास सेकंड लॉ की बात नहीं है, तो हम इसको अरेज करेंगे। ए, अब टू न्यूट्रल एटम्स और आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होता है, सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर। ये सेम प्रोटॉन नंबर, यस, एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, बी इसका आंसर है। आगे वन कॉम्पोजिशन ऑफ मीजोन। मीजोन होता है एक अपकॉर्क एक एंटी कॉर्क, ठीक है। एक कॉर्क एक एंटी कॉर्क, ठीक है। एक अपकॉर्क है तो एक एंटी अप है, ठीक है। एक डाउन है तो एक एंटी डाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल आपके पास है, न्यूक्लियस ऑफ कार्बन 11 है, 6 प्रोटॉन्स 5 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। बीटा प्लस एमिशन होता है। अब नेक्स्ट सवाल आपके पास है कि भाई एक, तो 6 प्रोटॉन है कार्बन 11 के पास, 5 न्यूट्रॉन है, उसके बाद बीटा प्लस एमिशन करता है। बीटा प्लस एमिशन के लिए वो क्या करता है, प्रोटॉन जो है वो एक न्यूट्रॉन में जाता है, प्लस एक न्यूट्रिनो करता है, और एक बीटा प्लस एमिशन करता है। अगर मैं इसको दूसरी टर्म में लिखूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन में होता है, प्लस न्यूट्रिनो प्लस एक इलेक्ट्रॉन, एक एंटी इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस। अब प्रोटॉन का हमारे पास होता है अप अप डाउन, ठीक है। तो अप जो है वो किस में जा रहा है, डाउन में जा रहा है, न्यूट्रिनो प्लस इलेक्ट्रॉन का प्लस, ओके। अब अगर मैं करूँ कि 6 प्रोटॉन है, ठीक है। एक प्रोटॉन में पहले क्या चीज़ होती है, प्रोटॉन में अगर मैं इसको बनाऊँ, प्रोटॉन अप अप डाउन, न्यूट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन में हमारे पास होता है डाउन डाउन अप, ठीक है। ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, और ये प्रोटॉन है। अब अगर 6 प्रोटॉन है, ठीक है, तो 6 मतलब 2 अप है, ठीक है। और आपके पास क्या कहते हैं, 6 ही आपके पास एक डाउन है, ठीक है। डाउन डाउन का इस तरह कर लेना, इस तरह कर लो हल्के। तो आपके पास आ जाएगा 12 अप, 12 अप और कितने डाउन, 6 डाउन। इसी तरह अब न्यूट्रॉन, अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो इसमें क्या था पहले, 5 और क्या कहते हैं, 5 2 डाउन और 5 अप, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 डाउन और 5 अप, ठीक है। अब अगर इसने कहा है कि अब एक अप, एक जो अप है वो कम हो गया, प्रोटॉन एक कम हो गया, ठीक है। प्रोटॉन जो एक कम हुआ न्यूट्रॉन में चला गया। अब इसका जो आफ्टर प्रोसेस है वो लिखूंगा मैं, कि जो 5 है वो होंगे, और 5 ही आपके पास डाउन होंगे, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा 10 अप हो जाएंगे और 5 डाउन हो जाएंगे। इसका जो न्यूट्रॉन के लिए 6 2D प्लस 6 अप, तो ये अब हो जाएंगे 12 डाउन हो जाएंगे, और कितने हो जाएंगे अप, 6 अप हो जाएंगे। पहले कितने 17 थे, अब 6, अब 16 हो गए, ठीक है। अब कितने हो गए, 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 16, और हमें देखने की जरूरत नहीं है, बाकी 17 जाहिर सी बात है 17 होंगे डाउन। 17 ही है, 12 + 5 = 17, यस। तो ये भाई आपका पास पेपर हो गया, क्या कहते हैं, कैम्ब्रिज AS लेवल 9702/12, मई जून 2025। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।